चैप्टर 220 शहर गिर गया। यन राज का अंत तय है। ऑफिसर मरते वक्त भी आंखों में सवाल लेकर गिरा। ज़ैंग हान ने अचानक हमला क्यों किया? लेकिन जवाब कौन देता? जब ज़ैंग हान ने उसके सीने में बर्छा घुसा दिया, उसके पीछे खड़ी क्विन कैवलरी ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया। किल! उनकी जंगली चीखों ने पूरी ईस्ट सिटी को हिला दिया। एक एक करके कैवलरी ने अपने बर्छे उठाए और बेफिक्र और बेखबर यन सैनिकों को काटना शुरू कर दिया। पूरा इलाका खून से भाग उठा। एक पल में सड़कें लाशों से भर गईं। ज़ैंग हान आगे आगे, उसका ट्रू एनर्जी जल रहा था और बर्छा हवा को चीर रहा था। घोड़े पर बैठा हुआ वो एक इंसान नहीं, एक तबाही का तूफान लग रहा था। क्विन कैवलरी शहर में फैल गई। हर तरफ मास मर्डर जैसा हंगामा। काले कपड़े बांधे हुए यन सैनिक जो सरेंडर का निशान था, वो भी नहीं बचे। कोई दया नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ये सब एक चाल थी। ईस्ट गेट खुलवाने के लिए ले चेंग को बेवकूफ़ बनाने वाली चाल। और अब 3 लाख वुआन आर्मी दोनों तरफ से युयांग पर टूट रही थी। शहर का गिरना तय था। ये क्या हो रहा है? जनरल ले चेंग ने बोला था ब्लैक क्लॉथ बांध लो तो क्विन हमें अपना मानेगा। तो फिर ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? पलट के लड़ो, जल्दी जंग के लिए तैयार हो जाओ। ईस्ट गेट पर यन आर्मी के होश उड़ चुके थे। उन्होंने सोचा था क्विन को अंदर बुलाकर उनकी उल्टी गिनती शुरू कर देंगे, पर अब वो पूरी योजना सिर्फ एक मजाक बन चुकी थी। क्विन आर्मी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया। वुआन कैवलरी बटालियन, मेरे साथ चलो। युयांग को 2 टुकड़ों में काट दो। जो बीच में आए उसकी मौत निश्चित। शहर पूरा ना गिर जाए तब तक किसी को जिंदा मत छोड़ो। किल! ज़ैंग हान की दहाड़ से फौजें गरज उठीं। वो सीधी मेन रोड ऊपर चढ़ गया और उसके 5 लेफ्टिनेंट अपने अपने कैवलरी के साथ अलग अलग रास्ते फटाफट लपक पड़े। जिसने क्वीन का काला आर्मर नहीं पहना था, वो तुरंत मार दिया गया। शहर में हर तरफ क्वीन कैवलरी की तबाही चल रही थी। यन की तीव्र प्रतिक्रिया भी बेकार थी। दीवारों पर बैठे आर्चर्स तीर बरसा रहे थे, पर नीचे कैवलरी का तूफान रुकना मुश्किल था। नीचे यन की इन्फेंट्री तो सूरत देखते ही टोटी हो गई। इन्फेंट्री, आगे बढ़ो! किल! डेप्यूटी जनरल लियू वैंग गरजा। इन्फेंट्री कैवलरी के पीछे पीछे शहर में घुस गई और बाहर से आर्चर्स दीवार पर बैठे यन आर्चर्स से लड़ने लगे। एक बार अंदर घुसने के बाद क्वीन इन्फेंट्री ने हाथ से हाथ की लड़ाई में यन को दीवार से धकेलना शुरू कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। क्वीन को बहुत कम नुकसान हुआ और उन्होंने पूरे ईस्टर्न गेट को कब्जा कर लिया। ईस्टर्न सिटी के अंदर, जनरल, बुरी खबर है, क्वीन हमारी फौज को काट रहे हैं। एक घबराया हुआ लेफ्टिनेंट भागते हुए आया। ले चेंग ने शांत चेहरे से कहा, क्विन हमारी चाल में फंस गया। ये तो अच्छी बात है। अंदर घुसकर फंस जाएंगे, चाहे जितने भी हों बाहर नहीं निकल सकते। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली में क्या हो रहा है। जनरल, कुछ गड़बड़ है। क्विन फौज ने हमसे एक शब्द भी नहीं बोला, न बातचीत न शर्तों की बात। वो सीधा हमारे फौजी काटने लगे हैं। 10-10 हज़ार कैवलरी शहर में घुस चुकी है। हमारी पूरी ईस्ट डिफेंस टूट चुकी है। गेट पर उनका पूरा कब्जा हो चुका है। क्या? ले चेंग का रंग उड़ गया। क्यों? जनरल, हमें धोखा दिया गया है। क्वीन आर्मी ने कभी हमें अंदर की मदद के रूप में नहीं देखा। उनका असली इरादा सिर्फ इतना था कि हम गेट खोल दें। अब वो वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं। हमारी पूरी साजिश बर्बाद हो गई है। क्वीन कैवलरी एक पल में यहाँ पहुँच जाएगी। लेफ्टिनेंट की आवाज़ टूटने लगी। ले चेंग का दिल तेज धड़कने लगा। मैं बेवकूफ़ बन गया। ज़ाओ फेंग की चाल में फंस गया। उसे पता था मैं कभी सच्ची वफादारी नहीं दूंगा। उसने मेरी पुरानी गद्दारी को याद रखा, जान लिया कि मैं फिर से गद्दारी करूंगा। इसीलिए उसने पहले से ही मुझे ही मोहरे की तरह इस्तेमाल किया।
गेट खोलना ही उनका असली मकसद था। ले चेंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, पूरा शरीर कांप रहा था। वो समझ गया, वो कोई महायोद्धा नहीं, कोई महानायक नहीं, बस एक मूर्ख था, ज़ाओ फेंग की खेल में नाचती हुई कठपुतली। ज़ाओ फेंग, कितने बड़े चलबाज हो तुम! इंसान के दिल को परखने में तुमसे बड़ा कोई नहीं। ले चेंग की कड़वी हंसी निकल पड़ी। फिर उसकी आंखों में ठंडी, तेज मारने वाली दृष्टि चमक उठी। यन के सैनिकों, युयांग गिर चुका है। यन राज का अंत निश्चित। चिन जैसे अत्याचारी राज का इरादा साफ है, वो हमें मिटा देना चाहते हैं। आज मैं ले चेंग यहीं खड़ा रहूंगा और मौत तक लड़ूंगा। यन के सैनिकों, दुश्मन से टकरा जाओ। ले चेंग की दहाड़ पूरी ईस्टर्न सिटी में गूंज उठी। उनका एम्बुश अब बिल्कुल बेकार हो चुका था। दो तरफ से घिराव की योजना एक मजाक बनकर रह गई थी। चिन कैवलरी शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और अब यन का हर प्लान राख बन रहा था। वेस्टर्न सिटी। रिपोर्ट, वेस्टर्न गेट टूट चुका है। चिन का हमला रोकना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट, पहली रक्षा रेखा ध्वस्त हो गई। रिपोर्ट, दूसरी रेखा भी टूट रही है, हमारे सैनिक रोक नहीं पा रहे। एक के बाद एक बुरे से बुरे संदेश यन कोट के बीच गिर रहे थे। जनरल क्विंग चिन का चेहरा हर रिपोर्ट के साथ और काला पड़ रहा था। ये कैसे हो रहा है? चिन के सैनिक भी हम जैसे ही खून मांस के बने हैं। मैंने 1.5 लाख फौज वेस्ट पर रखी थी, 10-10 रक्षा रेखा बनाई थी। एक गिरती तो दूसरी भर जाती, फिर भी सब गिर कैसे रहा है? क्विंग चिन की चीख में निराशा और गुस्सा साफ था। जनरल, चिन फौज बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ज़ाओ फेंग खुद आगे आगे लड़ रहा है और उसकी फौज मौत से नहीं डरती। हमारे सैनिक उनका सामना नहीं कर पा रहे। ऑफिसर का जवाब कमजोर पड़ गया। क्विंग चिन की आंखों में लहू उतर आया। आदेश सुनो, एक मरता है तो दूसरा उसकी जगह ले। कोई भी रक्षा रेखा खाली नहीं छोड़ना। जो पीछे हट गया वो वहीं पर काट दिया जाएगा। फ्रंट लाइन टूटती है तो रिजर्व आगे बढ़े। चिन को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। समझे? समझे जनरल। आदेश तेजी से फैल गया। क्विंग चिन ने गहरी सांस ली और बोला, वेस्ट सिटी की रक्षा का एक ही रास्ता है। ईस्ट पर हमारा एम्बुश सफल हो। वहां 2 लाख फौज है जो अंदर आई चिन फौज को पल भर में मिटा सकती है। चिंता न करें जनरल, एक डेप्यूटी जल्दी से बोला। जनरल ले चेंग जरूर चिन फौज को खत्म कर देंगे। जैसे ही उनका अंदर का दल सफाया होगा, ज़ाओ फेंग की फौज टूट जाएगी। लेकिन तभी रिपोर्ट, ईस्ट सिटी से तत्काल संदेश। जनरल ले चेंग बताते हैं कि हम चिन की चाल में फंस गए। अंदर घुसते ही चिन फौज ने तबाही मचा दी। ईस्टर्न दीवारें टूट चुकी हैं। जनरल ले चेंग जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। ये संकटकालीन संदेश जैसे ही कोर्ट में गूंजा, क्विंग चिन का चेहरा सफेद पड़ गया। ले चेंग की तरह उसका दिल भी डूब गया। ज़ाओ फेंग, कमाल कर दिया तुमने। तुमने मेरी पूरी योजना को मेरी ही खिलाफ बदल दिया। युयांग खत्म हो गया। यन राज अब बच नहीं सकता। इस खबर ने क्विंग चिन को तोड़ दिया। उसने सोचा था अंदर वाली चिन फौज को काटकर बाहर वाले हमले को रोक लेगा, एक ही जंग में ज़ाओ फेंग को धूल चटा देगा। पर हकीकत कुछ और थी। ज़ाओ फेंग ने कभी ले चेंग पर भरोसा नहीं किया था। वो सिर्फ चाहता था कि ईस्ट का गेट खुल जाए, बस इतना। अब पूरा शहर 300,000 चिन सैनिकों से घिरा हुआ था। हार पक्की थी। सिर्फ सवाल था कितनी देर तक टिकेंगे। महाराज, क्विंग चिन की आवाज टूट गई। मैंने आपको धोखा दिया। इस पल उसे समझ आ गया, ज़ाओ फेंग और उसके बीच क्या हड्डी का फर्क था। जंग का फैसला पहले ही हो चुका था। युयांग, मौत का काल कुआं। दोनों गेट टूट चुके थे। चिन फौज आंधी की तरह शहर में फैल रही थी।
यन के 10,000 सैनिक इस मौत के कुएं में फंस चुके थे। किल। जाओ फेंग की दहाड़ ने धरती हिला दी। उसका ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड खून से चमक रहा था। हर वार में 10-20 यन सैनिक मिट्टी में मिल जाते। एक एक मौत से उसकी ताकत बढ़ रही थी। पावर +1, लाइफ स्पैन +1 डे, कॉन्स्टिट्यूशन +1, बेशुमार दुश्मन, बेशुमार गेंस। जब तक ये सरेंडर नहीं करते, मैं मारना बंद नहीं करूंगा। मारो, उन सबको खत्म कर दो। यान सेना का एक भी आदमी जिंदा न बचे। किल। जाओफिंग के पीछे अनेक चिन सैनिक जुनून की तरह टूट पड़े। बर्छियां आगे बढ़ीं, भाले नीचे गिरे और हर करीब आने वाले यान सैनिक को कुचल दिया गया। हर एक चिन सोल्जर ऐसे लड़ रहा था जैसे उसका एक एक वार एक एक जान के बदले हो। चीफ फॉर्चून सील के अदृश्य आशीर्वाद से उनकी शक्ति 3 गुना हो चुकी थी। इतने खतरनाक और बेहद जंगली हमलों के सामने यान सेना चाहे कितनी भी हिम्मत से लड़ती, रोक नहीं पा रही थी। पीछे हटना उनका मजबूरी बन चुका था। 1 दिन, 2 दिन, युयांग के अंदर जंग का मैदान अभी भी जल रहा था, लेकिन यान सेना का कब्जा छोटे होते होते अब एक संकुचित टुकड़े में सिमट गया था। 2 दिन तक लगातार खूनी जंग के बाद पूरी पश्चिमी और पूर्वी बाहरी दीवारें चिन सेना के कब्जे में आ चुकी थीं। हार चुकी यान सेना अब इनर सिटी में घुसकर छुपने पर मजबूर थी। जाओफिंग का फैसला। बाहरी शहर हासिल करने के बाद जाओफिंग ने बिना सोचे समझे आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सारे सैनिकों को आराम करने दो। सैनिक खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, घायलों को पीछे ले जाया जा रहा था और जो यान सैनिक अभी तक जिंदा थे उन्हें तुरंत मार दिया जा रहा था। 3 दिन 2 रात की निरंतर लड़ाई ने चिन सेना को उनकी हद तक थका दिया था। चाहे चीफ फॉर्चून सील स्ट्रेंथ 3x बढ़ा दे, पर शरीर को आराम की जरूरत तो होती ही है। ज़ैंग मिंग की रिपोर्ट। जनरल जांग हान का संदेश आया है। पूर्वी बाहरी शहर भी पूरी तरह जीत लिया गया है। जनरल ले चेंग को पकड़ लिया गया है। बचे हुए यान सैनिक इनर सिटी में सिमट गए हैं। 3 दिन के अंदर हम अंतिम विजय हासिल कर लेंगे। ज़ांग मिंग ने श्रद्धा के साथ रिपोर्ट दी। जाओफिंग ने ऊपर घनेरी शाम की तरफ देखा और धीरे से बोला, इनर सिटी में अभी भी 2 लाख से ज्यादा यान सैनिक अटके हुए हैं। अगर हमने सीधा अटैक कर दिया तो हमारे नुकसान बढ़ जाएंगे, इसलिए उनके हौसले तोड़ने होंगे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वही हमारा असली हथियार होगा। जाओफिंग का एक ही मकसद था, अपने सैनिकों को जिंदा घर ले जाना। चाहे दुश्मन कमजोर हो, पर 2 लाख मुसलसल हथियारों से लड़े हुए लोग बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। जनरल, हुक्म दीजिए। चिन के थके हुए जनरल सीधे खड़े हो गए। जाओफिंग ने साफ कहा, आज से यान सेना के लिए धड़ पकड़कर समर्थन देने का रास्ता खुल गया। जो सरेंडर करेगा, जिएगा। जो विरोध करेगा, उसे ठेर के ठेर मार दिया जाएगा। ऑर्डर्स तुरंत फैला दिए गए। रात का साइकोलॉजिकल अटैक। चिन के मजबूत आवाज वाले सैनिकों को दीवारों के पास लाया गया। फिर रात के सन्नाटे में हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। यान सेना के सैनिकों, ध्यान से सुनो। युयान पूरी तरह घिर चुका है। चिन सेना तुम्हारे सारे गुनाहों का हिसाब लेने आई है। यान राजा ने अमन के बहाने हमारे राजा पर हमला किया, ये कभी माफ नहीं होगा। लेकिन हमारे जनरल जाओफिंग वाक्सिया की एकता को मानते हैं, इसलिए जो सरेंडर करेगा उसका जीवन बचाया जाएगा। जो विरोध करेगा उसका नाम काला पुण्य पत्र में लिखा जाएगा और उसके परिवार को भी सजा मिलेगी। ये आवाजें पूरी इनर सिटी तक पहुंच गईं। थके मांदे हारे हुए यान सैनिकों के दिल का डर अब उनके दिमाग पर छा गया। हम मर भी गए तो हमारे घर वालों का क्या होगा? यान राजा को नाराज किया, ये तो सच है। अब हम क्या करें? सरेंडर ही शायद इकलौता रास्ता बचा है। रात बढ़ती गई और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का असर दिखने लगा। अंधेरे में कई यान सोल्जर्स दीवारों से भागकर चिन लाइंस की तरफ दौड़ने लगे। रुको, हम सरेंडर करते हैं, हमें मत मारो। एक के बाद एक यान सोल्जर्स हाथ उठाकर कत्ल से बचने को भीड़ बनाकर सरेंडर देने लगे। इनर सिटी, क्विंग चिन का दरबार।
इनर सिटी में क्विंग चिन के रेजिडेंस में सब डिफीटेड जनरल्स लुत्पुत हो गए। डर, हार, गुस्सा सब एक साथ उनके चेहरों पर था। सुप्रीम जनरल, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चीन सेना हमारे सैनिकों पर चीख चीख कर कह रही है कि सरेंडर करने से उनकी जान बच जाएगी, पर अगर हमने विरोध किया तो यान राज्य के गिरने के बाद हमारे परिवारों को सजा दी जाएगी। काफी सैनिक रात की आड़ में भागकर चीन के कैंप की तरफ सरेंडर करने जा चुके हैं। मैंने तुरंत सभी सुरक्षा वाहिनियों को मजबूत करने का आदेश दिया है। जो भी सरेंडर करने की कोशिश करेगा उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी सेना का हौसला बिल्कुल टूट चुका है। एक फ्रंटलाइन यान जनरल ने दरबार में घुसकर चिंग चिन को रिपोर्ट दिया। चिंग चिन ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। झाओ फेंग, वो वाकई हर कदम सोच समझकर चल रहा है। वो अच्छी तरह जानता था सच्चाई क्या है। पहले ही गिरता हुआ मोरल अब झाओ फेंग के होशियारी भरे कानूनी हथियार से पूरी तरह बिखर गया था, और जब कल सुबह आराम कर चुके चीन सैनिक दोबारा हमला करेंगे, यान सेना एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। झाओ फेंग का ये योजना कोई छुपा हुआ दाव नहीं था, ये तो एक खुला साफ चिट्ठी जैसे रणनीति थी। फिर भी इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं था। चिंग चिन और ले चेंग दोनों ने एक ही गलती की थी, झाओ फेंग को हल्के में लेना। उन्हें लगा कि झाओ फेंग उनके झूठे समर्पण पर विश्वास कर लेगा, क्योंकि पहल तो चीन नहीं की थी। पर उन्हें क्या पता, पूरा योजना तो शुरुआत से ही झाओ फेंग का ही था। अगर पूर्वी गेट ना टूटा होता तो उनके पास आज भी पीछे हटकर बचने का एक रास्ता होता। पर अब ना रास्ता है, ना आशा, ना बचने की कोई जगह, सिर्फ चीन सेना का घेरा। रीइंफोर्समेंट्स का कोई पता? चिंग चिन ने थकी हुई आवाज में पूछा। सुप्रीम जनरल, 3 दिन पहले आखिरी संदेश मिला था कि रीइंफोर्समेंट्स आधे महीने में पहुंच जाएंगे, पर हम तो यहाँ घिर चुके हैं। ना हम उन्हें संदेश भेज सकते हैं, ना उनसे कोई संदेश आ सकता है। सुप्रीम जनरल, एक और जनरल ने बोलने की हिम्मत जुटाई, क्या हम अभी भी बाहर निकलकर लड़ने की कोशिश कर सकते हैं? सब जनरल्स की नज़रें एक साथ चिंग चिन की तरफ मुड़ गईं। चिंग चिन ने धीरे से पूछा, क्या तुम सब यान के लिए मरने को तैयार हो? हॉल में एकदम से आवाज गूंज उठी, हम तैयार हैं। पर चिंग चिन की तीखी नज़र से कुछ नहीं बच सका। बहुत से लोग सिर्फ जबान से बोल रहे थे, दिल से नहीं। मरना आसान बोलना होता है, कर दिखाना नहीं। बस, चिंग चिन ने हाथ उठाकर कहा, हमारी सेना 4 दिन से लड़ लड़कर घुट चुकी है। चीन सेना कल सुबह हमला करेगी। सब लोग जाकर आराम करो। जनरल्स चुपचाप निकल गए। चिंग चिन अपने डेस्क पर अकेला रह गया, उसके चेहरे पर संघर्ष और दर्द। जनरल ले चेंग, वो धीरे से बोला, जो फैसला तुम पर था अब वो मेरे सामने खड़ा है। हमारी सेना का हौसला पूरी तरह गिर चुका है। कल जब चीन सेना हमला करेगी हम एक ही झटके में टूट जाएंगे। अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो हजारों लोग बेमतलब मर जाएंगे। पर अगर मैं सरेंडर करूं तो मैं हमेशा के लिए देशद्रोही कहते जाऊंगा। मैं क्या करूं? चिंग चिन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। अगले दिन सूरज उगते ही चिन की एलीट ट्रूप्स खाना खा चुकी थीं और सीधे युद्ध व्यूह में खड़ी थीं। झाओ फेंग अपने युद्ध घोड़े पर सवार ओवरलॉर्ड स्पीयर को कसकर पकड़े हुए मुख्य स्थल पर खड़ा था। चिन की विशेष योद्धा वाहिनी कहाँ है? झाओ फेंग की दहाड़ पूरी युयांग को हिला गई। हवा, 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 तीव्र आंधी। पूरे पश्चिम से पूर्व तक एक ही गुनगान सुनाई दिया। झाओ फेंग बस आदेश देने ही वाला था कि इनर सिटी का गेट धीरे से खुला। एक यान जनरल तलवार पकड़े हुए सामने आया, उसके पीछे सारे यान जनरल्स। झाओ फेंग ने दूर से ही मुस्कुराते हुए देख लिया। चिंग चिन, तो तुमने अपना फैसला कर ही लिया। वो आराम से ओवरलॉर्ड स्पीयर को नीचे कर देता है, आंखें आगे टिकी हुईं। यान जनरल्स के पीछे बड़ी संख्या में यान सोल्जर्स आ रहे थे, पर उनकी आंखों में लड़ने की चमक ना थी, ना हॉस्टिलिटी, ना विरोध, सिर्फ हार।
चिंगचिन आगे बढ़ा, अपना आर्मर पहले ही उतार चुका था, सिर्फ एक आम सोल्जर की तरह। वो झाओ फेंग के सामने झुककर बोला, यान का सुप्रीम जनरल चिंगचिन चिन के सुप्रीम जनरल झाओ फेंग के सामने समर्पण करता है। कृपया हमारे लोगों पर दया करें और आगे लहू बहाना बंद करें। चिंगचिन गहरी प्रणाम में झुक गया। झाओ फेंग की नज़र सामने खड़े आदमी पर टिकी थी, किंग किन। एक पल भी झिझकते बिना झाओ फेंग घोड़े से उतर गया और अपनी ओवरलॉर्ड स्पीयर को ज़ैंग मिंग की तरफ फेंक दिया। फिर वो आगे बढ़ा, दोनों हाथों से किंग किन को उठाने लगा। जनरल किंग किन, झाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, शहर के हजारों लोगों की जान बचाने के लिए सरेंडर करना ये एक महान कर्म है। मैं ग्रेट किन की तरफ से यन की पूरी सेना का समर्पण स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ कि किन बिना जरूरत खून नहीं बहाएगा। ये सुनते ही किंग किन की सांसें हल्कापन महसूस करने लगी। वो पीछे मुड़कर अपने साथ लड़ने वाले जनरल्स की तरफ देखता है। फिर एक जोरदार गरज, सभी सैनिक सुनो, जनरल के आदेश का इंतजार है। पीछे खड़े डजन्स यन जनरल्स एक साथ झुक गए। उनके पीछे पूरी यन सेना ने भी वही किया। यन के सुप्रीम जनरल के रूप में मैं आदेश देता हूं, अपने हथियार जमीन पर रख दो, अपना कवच उतार दो, हमारी सेना समर्पण करती है। किंग किन की आवाज बुलंद थी, पर उसमें दर्द भी था, और हार का दर्द, पर सबसे ज्यादा एक तरह की राहत, एक बोझ उतर जाना। ये जंग तो पिछले 3 दिन से हार ही रही थी। रीइंफोर्समेंट्स कभी वक्त पर नहीं आ सकती थीं। 2 लाख जानों का सवाल था। आगे लड़के सिर्फ लहू बहाना ही बचता। सरेंडर उनके लिए जीवन बचाव का एक लौता रास्ता था। हम आदेश मानते हैं। यन के सैनिकों की गरज पूरी सिटी में गूंज उठी। अगला ही पल, क्लैंग क्लैंग क्लैंग, हथियार जमीन पर गिरने लगे। कवच उतरने की धड़धड़ाहट हवा में भर गई। युयांग की ये महान युद्ध, जो यन की किस्मत का फैसला करने वाला था, अब अपने अंत पर पहुंच चुका था। यन हार गया। किंग किन वापस झाओ फेंग की तरफ मुड़ा। जनरल झाओ फेंग, जनरल किन निसंकोच होकर बोलिए, इन 2 लाख सैनिकों का क्या होगा? किंग किन की आवाज में चिंता थी। झाओ फेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, ग्रेट किन में सरेंडर करने वाले सैनिकों को 2 रास्ते मिलते हैं। रास्ता पहला, पीनल आर्मी। ये सैनिक दोबारा युद्ध करते हैं, अपने कारणों का प्रायश्चित करते हैं, अपना दर्जा वापस पाकर घर लौट सकते हैं। रास्ता दूसरा, मजदूरी। 5 साल तक देश की सेवा, इसके बाद आज़ादी, फिर वो आम नागरिक की तरह जी सकते हैं। झाओ फेंग ने धीरे मगर साफ शब्दों में सब कुछ समझा दिया। किंग किन ने गहरा सांस लेकर सम्मान से झुककर कहा, ग्रेट किन वास्तव में दयाधर्मी हैं। दूसरे राज्यों में तो सरेंडर का मतलब होता था या तो रिश्वत देकर वापस बुलाए जाओ या फिर जिंदगी भर की गुलामी। लेकिन किन एक लौता राज्य था जो योद्धा को दोबारा जीने का मौका देता था। इसी ने झाओ फेंग को दरबार के कुछ बड़े अफसरों का दुश्मन बना दिया था, क्योंकि वो यूं युद्धबंदी लोगों को प्राइवेट गुलामी में बेचकर माल कमाते थे। झाओ फेंग मुस्कुराया, हम सब एक ही हुआक्शिया वंश से हैं। मैं बिना वजह कठोरता नहीं दिखा सकता। किंग किन कुछ पल के लिए बेहोश सा रह गया। फिर एक धीमा सा स्माइल उसके चेहरे पर आ गया। जनरल झाओ फेंग, मैं इन सब यन सैनिकों को आपके हवाले करता हूँ। बस इतनी प्रार्थना है कि आप हमारे लोगों के साथ दया से पेश आएं। ये कहकर किंग किन एक कदम पीछे होता है। उसने अपनी तलवार काढ़ ली। किन के पहरेदार तुरंत सतर्क हो गए, पर किंग किन ने तलवार अपनी ही गर्दन पर रख ली। जनरल, ऐसा मत कीजिए, पीछे खड़ी यन सेना चीख उठी। किंग किन की आवाज मज़ेदार थी पर मजबूत थी। आज का मेरा समर्पण बेवफाई नहीं है, ये उन 2 लाख लोगों की जान बचाने के लिए है। लेकिन मैं कभी देशद्रोही नहीं बनूंगा। आज मैं अपनी जान देकर अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का प्रायश्चित करता हूं। और बिना झिझक स्लैश, तलवार ने उसकी खुद की गर्दन काट दी। खून आसमान में छिड़क गया। किंग किन धड़ से जमीन पर गिर पड़ा, लाइफलेस। जनरल, जनरल किंग किन, यन सेना रोते हुए पुकारती रही। झाओ फेंग कुछ पल चुप रहा,
फिर वो धीरे से किंग किन के पास गया, उसने हाथ उसके सीने पर रखा और एक तेज सर्ज ऑफ ट्रू की भेजकर उसके हार्ट मेरिडियंस को सील कर दिया। खून रुक गया, श्वास पतली सी बची रही। झाओ फेंग ने धीरे से कहा, तुम जैसे वफादार योद्धा को मैं यूं मरने नहीं दे सकता। अभी भी तुम्हें अपना बना सकता हूं। आने वाले अशांत समय में जाओ फेंग को बहुत सी प्रतिभाओं की जरूरत होगी और किंग चिन, भले ही उसकी सैन्य आज्ञा ली मू जैसी ना हो, लेकिन डेप्यूटी जनरल के रूप में वो एक महान योद्धा साबित हो सकता था। जाओ फेंग धीरे से खड़ा हुआ और जांग मिंग से एक निगाह मिली। फिर उसकी आवाज पूरी जगह गूंज उठी। जनरल किंग चिन वफादारी और ईमानदारी का प्रतीक थे। उनका चरित्र सराहने लायक था। मैं आदेश देता हूं, जनरल किंग चिन को पूर्ण सम्मान के साथ दफनाया जाए। जांग मिंग तुरंत झुककर बोला, आदेश का पालन होगा। उसने हाथ हिलाया और कुछ स्वयं सेवक पहले बढ़े किंग चिन की लाश को ध्यान से उठाकर ले गए। जाओ फेंग ने फिर सामने खड़े यन के सारे जनरल्स को देखा। जनरल्स, अब तुम लोग ग्रेट किन को समर्पित हो चुके हो और मैं तुम्हारी पीठ में छुरा नहीं घोंपाऊंगा। लेकिन यन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, ना ही किन का कानून यहाँ लागू हुआ है। इसलिए तुम लोगों को निगरानी में रखा जाएगा। पर चिंता मत करो, खाना, कपड़ा, रहना सब कुछ किन सेना के नियमों के अनुसार उच्च दर्जे पर संभाला जाएगा। जाओ फेंग की बात सुनकर यन जनरल्स के चेहरे पर शांत सी निराशा और मौन स्वीकार की छाप दिखाई दी। फिर उसने ली यू को बुलाया। जनरल ली, ये अधिनायक हाजिर है। तुम अपनी सेना लेकर शहर के बाहर जाओ, सरेंडर्ड सोल्जर्स का पंजीकरण करो, उनका बंदोबस्त करो और उनके लिए एक कैंप तैयार कराओ। आदेश का पालन होगा, ली यू ने जोर से जवाब दिया। वे कौन? ये अधिनायक भी उपस्थित है। तुम अपने कैवलरी के साथ मेरे पीछे चलोगे। हम तुरंत शहर से बाहर निकलकर आने वाले यन के रीइंफोर्समेंट्स पर बिजली की तरह टूट पड़ेंगे। जाओ फेंग की आवाज में एक ठंडी कत्ल की तान थी। यू यांग जीत लिया गया। रात भर उनकी सेना ने आराम भी कर लिया था और अब रुकने का सवाल ही नहीं था। अगला लक्ष्य, आने वाली सभी यन रीइंफोर्समेंट्स का सर्वनाश। और ये जिम्मेदारी ली यू और तू सुई पर थी कि वो सरेंडर्ड फौज का हिसाब रखें। एक तेज सवार को भेजें, यू यांग की विजय की सूचना दरबार तक पहुंचनी चाहिए। इस बार मैं बिना रुके सीधा जी सिटी तक धावा बोलने का इरादा रखता हूं, जाओ फेंग ने दृढ़ता से कहा। उस वक्त जांग मिंग को अचानक कुछ याद आया। जनरल, हमने ले चैंग को भी पकड़ लिया है, उसका क्या किया जाए? जाओ फेंग ने आंखों में ठंडी चमक के साथ जवाब दिया। ये ले चैंग भले ही बाहर से वफादार दिखे, पर अंदर से उसमें किंग चिन जैसी हिम्मत नहीं। तो इसका सिर काल दो। जाओ फेंग ने उससे मिलने की जरूरत तक नहीं समझी। एक पल में फैसला हो गया। जी सिटी, यन दरबार में तबाही का सन्नाटा। ताज़ी खबर, यू यांग की मदद के लिए भेजी गई हमारी सेना को किन सेना ने कुचल दिया है। भारी हानि हुई है। एक दौड़ते हुए सिपाही ने दरबार में घुटनों के बल गिरकर रिपोर्ट दी। क्या? कुछ ही दिनों में? यू यांग में हमारे 3 लाख सैनिक थे। कैसे कोई किन सेना इतनी तेज जीत सकती है? ये संभव ही नहीं। यन राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। महाराज, एक मंत्री बोल उठा, शायद किन सेना ने पीछे का कोई रास्ते से हमला किया हो। असंभव। यू यांग हमारे यन की धड़कन है। अगर किन सेना रास्ते बदलती तो यू यांग की सेना उनका पीछा काट देती। यन राजा गरज उठा। तभी सूचना, एक दूसरा दौड़ता हुआ संदेशवाहक दरबार में गिरा। महाराज, यू यांग किन सेना के हाथों गिर गया है। पूरा शहर खो दिया गया है। क्या? इस बार यन राजा की आंखों में असली घबराहट चमक उठी। यू यांग गिरने का मतलब था कि जी सिटी अब बिल्कुल ही नंगा पड़ा था। आखिर हुआ क्या? हमारे 3 लाख सैनिक कैसे हार गए? किंग चिन ने शहर कैसे संभाला? संदेशवाहक का गला ड्राई हो गया। महाराज, जनरल किंग चिन ने आत्महत्या कर ली। पूरा दरबार एक पल के लिए जम गया। हैं? हमें बताइए क्यों? किंग चिन ऐसा क्यों करेगा?
ये तो बिल्कुल समझ के परे है। क्या ले चेंग ने धोखा दिया? बहुत संभव है। ले चेंग पहले भी यन को छोड़कर जाओ जा चुका था। अब जब किन हमला कर रहा है तो दोबारा गद्दारी करना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा घटिया गद्दार, हमारी सबसे मजबूत दीवार गिर गई। यन अब भारी खतरे में है। मंत्रियों में अफरा कफरी मच गई। पूरा दरबार एक पल में उथल-पुथल हो गया। बस! यन राजा की गरज से पूरा सभा कांप उठा। उसके चेहरे पर गुस्से और बेबसी का साया था। महाराज, कृपया स्वयं को शांत रखिए। सभी मंत्री तुरंत झुक गए। किंग यान की नज़र संदेशवाहक पर टिक गई। चिंग चिन ने आत्महत्या क्यों की? उनकी आवाज में भारी गंभीरता थी। ले चैंग पर तो कभी भी पूरा भरोसा नहीं था, पर चिंग चिन, वो तो यान का सबसे विश्वास पात्र, सबसे ईमानदार सैन्याध्यक्ष था। जब तक स्थिति पूरी तरह निराशाजनक ना हो जाए, चिंग चिन कभी जान नहीं देता। महाराज, संदेशवाहक ने घूंट भर कर जवाब दिया। जनरल चिन सेना के जाल में फंस गए थे। और फिर उसने पूरा घटनाक्रम सुनाया। किंग यान का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। 3 लाख सैनिक पूरी तरह खत्म। यान तबाही के किनारे पर खड़ा है। एक भारी सांस के साथ उन्होंने अंदरूनी गम पी लिया, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में आग भड़क उठी। वो गद्दार बेटा, ये सब उस निकम्मे की वजह से हुआ। अगर उसने चिन राजा पर हमला ना किया होता तो आज यान अकेला ना पड़ता। अगर ची और चू हमारे साथ होते, हम इस हालत में कभी ना पहुंचते। उनका क्रोध दरबार में गूंज उठा। महाराज, एक मंत्री गौर से आगे बढ़ा। युयांग गिर चुका है और हमारी पूरी मुख्य सेना खत्म हो गई है। अब यान को क्या करना चाहिए? किंग यान की आंखें बंद हो गईं। जब दोबारा खुलीं, उनमें निर्णय की कठोरता चमक रही थी। आदेश जारी करो। जो भी सेना अभी भी चलने जोगने लायक है, सबको जीचैंग बुलाओ। तथास्थ। ची और चू को दूध भेजो। अगर वो यान को बचाने आते हैं तो हम प्रत्येक राज्य को 20-20 शहर दे देंगे। ये कहते वक्त उनकी दांत भिज गई। पर तब एक और मंत्री आगे बढ़ा। महाराज, हमारी सारी मुख्य सेना युयांग में ही थी और जो 25,000 रीइंफोर्समेंट्स गई थीं, चिन ने उन्हें भी कुचल दिया। बच गए लोग भी दुखी, अधोने और भयभीत हैं। जीचैंग में सब कुछ मिलाकर भी हम बस 15,000 सेना इकट्ठा कर पाएंगे। चिन सेना तो भेड़ियों की तरह लड़ती है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सीमा लिन ने भी बात को पकड़कर कहा। महाराज, फिलहाल हम केवल अपनी सेना को जोड़कर ही स्थिति संभाल सकते हैं। किंग यान ने निर्बल सी हंसी हंसी, एक हंसी जो असहाय राजा की थी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। दरबार विश्राम करें। राजा की रात, छुपा निर्णय। राजमहल के अंदर किंग यान के महाकक्ष में सीमा लिन प्रवेश हुआ। महाराज, सीमा, मेरे वफादार मंत्री, किंग यान ने चिंता के साथ कहा, अगर हम दोंगू से सैन्य सहायता मांगे तो क्या वो सच में चिन सेना को रोक पाएंगे? ये वो राजा था जो कभी विदेशी लोगों पर आधार नहीं रखता था, पर आज निराशा ने उससे अपने विचार तोड़ने पर मजबूर कर दिया। सीमा लिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, दोंगू की सैन्य शक्ति आप जानते ही हैं महाराज। अगर वो सेना भेज दें तो चिन की प्रगति जरूर रुक सकती है। किंग यान तुरंत बोले, चिन सेना 3 लाख से कम नहीं, दोंगू कितनी सेना भेज सकता है? सीमा लिन ने बस हल्का सा सांस लिया। दोंगू की आबादी कम है, पर उनकी पूरी कौम योद्धा है। यदि वो पूरी ताकत से लड़े तो 4 से 5 लाख सेना उतर सकती है। वर्तमान में दोंगू श्युंगनो से भी ज्यादा शक्तिशाली है। किंग यान की आंखों में एक झलक उम्मीद की चमकी। उनकी मदद का दाम क्या होगा? सीमा लिन थोड़ा रुककर बोला, महाराज, मैंने उनके राज्य का दौरा किया था। दोंगू हमारी मदद तभी करेगा अगर हम कुछ भूभाग उन्हें दे दें। ये सुनते ही किंग यान तुरंत खड़े हो गए। सीमा, तुम तुरंत दोंगू जाओ। जो भी दाम हो, जब तक यान दे सकता है, मैं स्वीकार करता हूँ। बस उनकी सैन्य सहायता चिन को पीछे धकेल दे। सीमा लिन की आंखों में एक छुपा हुआ रंग चमका, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। फिर वो झुक कर बोला, महाराज का आदेश सर आंखों पर।
लेकिन जब तक दोंगू रीइंफोर्समेंट्स पहुंचे, हमें सीमा पर तैनात 70,000 सैनिकों को भी वापस बुला लेना चाहिए। तब तक हम कुछ समय खरीद लेंगे। किंग यान ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, मेरा आदेश लो, उन्हें जीचेंग वापस बुलाओ। सीमा लिन ने आदेश लिया और चल पड़ा। किंग यान अकेला बैठ गया। दरबार का शोर, युद्ध की बिजली, हर चीज से दूर, सिर्फ एक राजा का टूटा हुआ मन। यान के पूर्वजों, वो धीरे से बोले, मैं किसी और राह नहीं देख रहा। अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए, चाहे मुझे विदेशी जटिलों से साथ मिलकर धोखा देने वाला क्यों ना कहा जाए, मैं चिन का बंदा बनकर जीने से बेहतर अपना राज्य बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि राजा आंसू बहाने का हक खो चुका था। इसी दौरान चिन राजधानी श्यानयांग में सिंहासन पर बैठा यिंग ज़ेंग हाथ में युयांग का विजय संदेश पकड़े हुए हल्के से मुस्कुराया। ज़ाओगाओ, जी महाराज। ज़ाओगाओ ने पत्र लिया, फिर पूरी सभा के सामने जोर से पढ़ने लगा। वुआन कैंप से सीमा क्वाइपू का युद्ध वृत्तांत। पिछले कुछ दिनों में वुआन कैंप की सेना युयांग पहुंचे। यान के जनरल युआन सांग और ले चेंग ने 3 लाख सैनिकों के साथ शहर की रखवाली की। सीधा हमला बहुत खतरनाक था, इसलिए हमारे कमांडर ने ले चेंग को अपनी तरफ करने की योजना बनाई। ले चेंग ने धोखा दिया, झूठी साम्यता दिखाकर गेट्स खोलने का नाटक किया, पर असल में जाल बिछा रखा था। कमांडर ने इसका अंदाज़ा लगा लिया और अपनी ही जाल से उनका जाल तोड़ दिया। हमारी कैवलरी पूर्वी गेट से तूफान की तरह घुसी। कमांडर ने स्वयं पश्चिमी गेट से हमला किया। 3 दिन तक खूनी लड़ाई हुई और बाहरी शहर टूट गया। यान की सेना आंतरिक शहर में घिरी हुई थी। चौथे दिन जनरल चिंग चिन ने समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। कमांडर ने उनके लिए पूर्ण राजसम्मान की क्रिया का आदेश दिया। इस युद्ध में हमने 3 लाख से ज्यादा शत्रु दलों को या तो मारा या पकड़ा। युयांग पूरी तरह अपने कब्जे में है। जब बधाई पूरी हुई, पूरा दरबार सन्न हो गया। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। ऐसी विजय, ऐसी तेजी, ऐसा ध्वंस, इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिंहासन पर बैठा यिंग ज़ेंग सबकी शांत आंखों को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। यही वो राज्य था जो वो बनाना चाहता था। कुछ पलों की खामोशी के बाद दरबार के सारे मंत्रियों ने होश संभाला। महाराज, बधाई हो, युयांग पर महाविजय मिल चुकी है। यन के 3 लाख एलीट या तो मार गए या बंदी बना लिए गए। अब यन में लड़ने की ताकत ही नहीं बची। वे लियाओ सबसे पहले आगे बढ़े। हमें महाराज को बधाई देनी चाहिए। पूरा दरबार जैसे गूंज उठा। ज्यादातर मंत्रियों की बधाई दिल से थी। आखिर युयांग गिर चुका था। यन की बर्बादी बस कुछ कदम दूर थी और सारे देश का एकीकरण अब आंखों के सामने था। लेकिन वांग वान जैसे कुछ मंत्रियों के चेहरों पर एक ठंडी सी कसक थी और दिल में जलन। अगर ये विजय किन के किसी और सेनापति को मिली होती, ज़ाओ फेंग या वांग जैन को नहीं, तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक मौका मिल जाता। लेकिन मसला था कि ये विजय ज़ाओ फेंग की थी। इस जीत के साथ ज़ाओ फेंग का रैंक पक्का बढ़ने वाला था। वो किन का इकलौता सुप्रीम जनरल बन जाएगा, 19 रैंक नोबिलिटी के साथ। और अगर उसने ये रफ्तार से विजय हासिल करनी जारी रखी तो एक दिन वो गोवेई यानी ग्रैंड मार्शल बनता ही बनता। उस दिन किन की लगभग सारी फील्ड आर्मीज का कमांड उसके हाथ में होते। केवल लोकल गैरिसन ट्रूप्स बच जाते, जिन्हें राज्यों की सिक्योरिटी के लिए रखा जाता था। अगर ये सब सच होता तो ज़ाओ फेंग अपने आप में एक जीता जागता सेना बन जाता। हर बार जब वांग वान देखता कि ज़ाओ फेंग एक और विजय हासिल कर रहा है और अपने नेक्स्ट प्रमोशन के और करीब जा रहा है, तो उसके गले में जहर जैसा कड़वापन भर जाता। उसे पछतावा होता कि वक्त पर उसने ज़ाओ फेंग को रोका क्यों नहीं। यहाँ यिंग ज़ेंग अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, ज़ाओ फेंग, ये बच्चा अभी भी मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा था कि खुद फ्रंटलाइन पर चार्ज मत करे, पर वो फिर भी करता है। बात डांटने जैसी थी, पर प्यार सबको सुनाई दे रहा था। स्कोल्डिंग भी थी और एक गहरी सी सराहना भी।
महाराज, ली सी ने प्रणाम करके बोला, युयांग गिर चुका है। यन के पास अब 2 लाख से ज्यादा फौजी नहीं बचे, वो भी मोस्टली नई भर्ती वाले। उनके एलीट तो खत्म हो चुके। यन अब खतरा नहीं रहा। यिंगजियन ने पूछा, ची और चू का क्या? उनकी कोई हरकत? वांग वान आगे बढ़े, महाराज, ची और चू एक के बाद एक दूत भेज रहे हैं कि यन पर हमला रोक दिया जाए, पर इस वृद्ध मंत्री ने उनकी सभी गुहार ठुकरा दी। यिंगज़ेंग की नज़रें ठंडी हो गईं। उन्हें बताओ, यन का विनाश तय है, कोई इसे नहीं रोक सकता। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की, क्या मैं उन्हें माफ़ कर दूं? अगर माफ़ी ही देनी है तो मैं भी कुछ कातिल भेजकर ची और चू के राजाओं को मारने की कोशिश करूं, देखता हूं वो कितने माफ़ करने वाले हैं। उसकी आवाज़ में लोहा पिघलने जैसी कठोर ठंडी थी। एकीकरण का ये युद्ध अब चल पड़ा था और बीच में रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। समझा महाराज। वांग वान तुरंत झुक गए। यिंगज़ेंग ने वांग जैन को बुलाया। वांग जैन, आगे आओ। ये दास उपस्थित है। युयांग की लड़ाई में 2 लाख से ज्यादा शत्रु सैनिक समर्पण कर चुके हैं। वुआन सेना लगातार युद्ध में है। ये बंदियों को संभाल नहीं सकती। लानतियान सेना को तुरंत चलना होगा, बंदियों को संभालना भी और ची और चू पर प्रेशर डालना भी। आदेश सुन लिया? वांग जैन ने तुरंत झुककर कहा, दास आदेश स्वीकार करता है। टैली लाओ। जाओ गांव ने वो शक्तिशाली बाघ चिन्ह उठाया और भारी श्रद्धा से वांग जैन को प्रस्तुत किया। किन में बिना डिक्री के सिपाही हिलाना मना था। बिना टैली के सेना चलाना तो मृत्युदंड और वंशनाश की सजा थी। ये नियम लोहे के थे। सिंहासन पर बैठे यिंगज़ेंग ने पूछा, दरबार में किसी और को कुछ प्रस्तुत करना है? इधर यन राज्य चदियांग की सीमा पर। जनरल, ये अभियान एक महाविजय रहा। हमने करीब 40,000 यन सैनिकों को मार गिराया और उनका स्टॉक भी हासिल कर लिया। 3 महीने का राशन तो बस उन्हीं से मिल गया। इस दफा किन का लगभग कोई सामान यूज नहीं हुआ, सब यन से ही लिया गया। ज़ाककांग यन का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। पूरे राज्य का 70 से 80% अनाज देता था। किन जब यन को कब्जे में करेगा तो ये सब जमीन किन की होगी, और जमीन किन में सिर्फ रैंक के हिसाब से बांटी जाती थी। एनेक्स्ड टेरिटरीज में ये रिफॉर्म्स धीरे धीरे लग रहे थे। जबरदस्ती करने से बगावत हो सकती थी। ये सब तभी डिसाइड होगा जब एकीकरण पूरा हो जाएगा। असल सवाल ये था, क्या यिंगज़ेंग उन रिफॉर्म्स को वास्तव में पूरा करेगा? लेकिन ज़ाओ फेंग का फैसला पक्का था। अगर आने वाले कल में किन गिर भी जाए और वो अपना एम्पायर खड़ा करे तो ज़मीन नेशनलाइज्ड होगी। तभी भुखमरी कम होगी और राज्य की शक्ति बढ़ेगी। जनरल, ज़ाककांग ने पूछा, ये सरेंडर्ड ट्रूप्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास उन्हें गार्ड करने के लिए मैन पावर नहीं। क्या हम महाराज से मदद मांगने को कह रहे हैं? ज़ाओ फेंग मुस्कुरा दिए। जो तुम सोच रहे हो, क्या तुम्हें लगता है महाराज ने पहले नहीं सोचा होगा? जब सियान यांग को ये खबर मिलेगी कि हमने 2 लाख बंदी पकड़े हैं, महाराज खुद ही रीइंफोर्समेंट भेज देंगे। किन शी हुआंग की फोरसाइट पर ज़ाओ फेंग को पूरी शिद्दत से भरोसा था। राजा ने बैटलफील्ड कमांड का अधिकार छोड़ रखा था, लेकिन लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन कभी लड़खड़ाता नहीं। समझ गया। ज़ाककांग चुप हो गए। ठीक है, सब लोग थोड़ा आराम करो। कल सुबह हम फिर से एडवांस करेंगे। जब तक यान कमज़ोर है, तब तक हम उनके दिल पर वार करेंगे। ज़ाओ फेंग का आवाज़ पूरे कैंप में गूंज उठा, धड़कता हुआ, ठोस, फैसला करने वाला। जी जनरल। ज़ांगहान झुककर तुरंत पीछे हट गया। ज़ांगमिंग, जी मास्टर, तूसुई को संदेश भेजो। युयांग सिक्योर होते ही रुकना नहीं है। सीधे जू सिटी से एडवांस करो और जी सिटी पर एक ही बार में हमला कर दो। तुरंत संदेश भेजता है। ज़ांगमिंग के जाते ही टेंट के अंदर शांत सी हवा रह गई। ज़ाओफेंग आराम से काउच का सहारा लेकर बैठ गए। चलो, एनिमी किल एट्रीब्यूट्स सेटल करो। सिस्टम पैनल एक्टिवेटेड। विशाल युद्ध समाप्त। होस्ट की सैन्य शक्ति ने टोटल 1,06,858 शत्रु मार गिराए। 26,714 एट्रीब्यूट पॉइंट्स इकट्ठे हुए। ट्रू ची 2883।
स्ट्रेंथ 3349, स्पीड 3345, स्पिरिट 2731, कॉन्स्टिट्यूशन 2973, लाइफ स्पैन 11433 दिन, टोटल लगभग 1 और 38 साल। ज़ाओफेंग के होठों पर हल्का सा मुस्कान आ गया। परफेक्ट। वो पैनल खोलकर धीरे से पढ़ने लगे। ज़ाओफेंग, स्टेटस पैनल, उम्र 21, ट्रूची 17578, ग्रैंड मास्टर फर्स्ट लेवल, स्ट्रेंथ 20471, स्पीड 20332, कॉन्स्टिट्यूशन 18883, स्पिरिट 18854, लाइफ स्पैन 223 साल प्लस 31 साल 16 दिन, रेल्म लिमिट 500 साल, अननोन सप्रेशन एक्टिव, मेरिट 1125, पोर्टेबल स्पेस 1099 क्यूबिक यूनिट्स, कल्टिवेशन मैनुअल, मार्शल डाओ इंपीरियल ड्रैगन कोडेक्स, रोज 1 दिन का ट्रेनिंग, सब एट्रीब्यूट्स प्लस 200 पॉइंट्स। अगली बार जब और मार्काट होगी, सारी एट्रीब्यूट्स 20,000 क्रॉस कर जाएंगी। उस टाइम एक और ट्रेजर चेस्ट पक्का मिलेगा। ज़ाओफेंग ने मन ही मन सोचा। पहले हर 1000 एट्रीब्यूट इंक्रीज पर चेस्ट मिलता था, अब लग रहा था हर 10,000 पर मिलेगा, पर रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। तभी मास्टर ज़ांगमिंग टेंट के बाहर से दौड़ते हुए अंदर आया। क्या हुआ? ज़ाओफेंग ने सिर उठाया। याम स्टेट से एक गुप्त संदेश आया है। ज़ांगमिंग ने कैरियर पिजन का लेटर पेश किया। ज़ाओफेंग ने खोला। एक झलक पड़ते ही उनका चेहरा धीरे धीरे थोड़ा कस गया। यान स्टेट ने अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर के बॉर्डर ट्रूप्स वापस बुला लिए हैं। ज़ांगमिंग हिला। पर वो तो डोंगहू के खिलाफ डिफेंस का मेन फोर्स होता है मास्टर। यान का राजा लगता है डर के मारे सब कुछ छोड़कर कैपिटल बचाने की कोशिश में लगा है। ज़ाओफेंग ने ठीक उसी पल ज़ांगमिंग की तरफ गहरी नज़र से देखा। ज़ांगमिंग, तुम्हें बॉर्डर ट्रूप्स का असली मतलब पता है? जी, वो नोमैड्स को रोकने के लिए होता है। बस इतना ही पता है? ज़ाओफेंग की आवाज़ ठंडी पड़ गई। नोमैड्स इंसान नहीं होते। उनमें ना मर्यादा होती है, ना इंसानियत। सिर्फ वानर जैसे हथकंडे, लूटमार, जलाना, कत्लेआम, ये उनका तरीका है। ज़ांगमिंग चुप हो गया। जिसने कभी फ्रंटियर का नरक नहीं देखा, वो क्या समझता? जब पुराने समय में कई राज्य थे, सबने मिलकर एक नियम बनाया था। नोमैड अटैक इक्वल्स सब राज्य मिलकर वापस धकेलते। पर आज सब सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इस बावजूद हर राज्य बॉर्डर पर ट्रूप्स रखता था, ताकि कभी भी नोमैड्स घुसाएं तब भी रोक सकें। पर यान का राजा? ज़ाओफेंग की आंखों में गुस्सा चमक उठा। इसने बिना सोचे समझे फ्रंटियर खाली कर दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जनरल, हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनका फैसला है। ज़ांगमिंग ने धीरे से कहा। ज़ाओफेंग खड़े हो गए। उनकी आंखों में पहली बार इतना ठंडा, इतना लहू जमा देने वाला जुनून दिख रहा था। इसलिए मुझे जी सिटी जल्द से जल्द तोड़ना है। यान का राजा, क्राउन प्रिंस जी दान, ये दोनों बाप बेटा सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपनी प्रजा की उन्हें जरा परवाह नहीं। तो फिर ठीक है, ये दोनों बचेंगे नहीं। ज़ाओफेंग के अंदर का शिकार करने वाला शिकारी जाग उठा। नॉर्दर्न ग्रासलैंड्स, डोंगहू रॉयल कोर्ट, यानस्केट के उत्तर में डोंगहू का राज दरबार। नमस्कार डोंगहू के महाराज। सीमालिन फर के दरबार में प्रवेश हुआ। टाइगर स्किन से ढकी सिंहासन पर एक पहाड़ जैसी शारीरिक प्रजा डोंगहू का राजा बैठा था। दरबार के दोनों तरफ नीले आकाश के नीचे पाले हुए जंगली वीर डोंगहू के वॉरियर्स खड़े थे।
यहाँ राजनीति कुछ नहीं होती थी, सिर्फ जंग, सिर्फ ताकत। सीमा लिन को देखकर डोंगहू किंग मुस्कुराया। सीमा लॉर्ड, काफी दिनों बाद। बैठो। एक कुशन तुरंत रखा गया। सीमा लिन बैठा। इस बार क्या खुशखबरी लाए हो? डोंगहू किंग ने सीधा सवाल कर दिया। ग्रेट किंग, यान का राजा मुझे चोरी छुपे यहां भेजकर आपकी मदद मांग रहा है। डोंगहू किंग जोर से हंस पड़ा। तो यान किन ने सचमुच यान की कमर तोड़ दी, वरना वो बुढ़ा राजा हमसे भीख मांगने कब आता। ग्रेट किंग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यान तबाही के करीब पहुंच चुका है। सो ग्रेट किंग, मेरी बीच वाली कोशिश की वजह से यन का राजा मजबूरन आपके पास मदद मांगने भेजने पर मजबूर हुआ। सीमा लिन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कंटिन्यू। किंग ऑफ डोंगहू ने आगे झुककर पूछा। यन का राजा क्या देने को तैयार है? ग्रेट किंग, सीमा लिन ने धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, यन के पास अब कुछ देने को बचा ही नहीं, लेकिन मेरी सलाह पर उन्होंने नॉर्दर्न फ्रंटियर पर तैनात 70,000 बॉर्डर ट्रूप्स को पूरी तरह जी सिटी वापस बुला लिया है। अब पूरा बॉर्डर बिल्कुल खुला पड़ा है, बिल्कुल बेसुरक्षा। ग्रेट किंग के लिए ये एक ऐसी मौका है जो सदियों में एक बार मिलता है। यन के उत्तरी हिस्से की सारी जमीन, दौलत, लोग, सामान, सब कुछ, आप जो चाहो सब आपका। सीमा लिन के होठों पर एक मक्कार खुशी चमक उठी। डोंगहू किंग की आंखों में बिजली सी चमकी। टेंट में खड़े डोंगहू वॉरियर्स भी जोर जोर से हंस पड़े। हा 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 हा, बेहतरीन। यन का बॉर्डर बिल्कुल खाली, तो ये तो सोने पे सुहागा है। यन की औरतें तो बहुत खूबसूरत होती हैं और उनके पास अनाज, लोहा सब कुछ है। एक बार हाथ लग गया तो हमारी कुव्वत आसमान छू लेगी। ग्रेट किंग, जल्दी ऑर्डर दीजिए। हम तुरंत दक्षिण की तरफ मार्च करते हैं। बहुत दिन हो गए हम डोंगहू को रेड किए हुए। ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। किंग ने अभी कुछ कहा भी नहीं था, पर उसके जनरल्स तो बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे, लालची, हिम्मत से भरे और खून से भूखे। बस, शांत हो जाओ। डोंगहू किंग ने हाथ उठाया। टेंट में तुरंत सन्नाटा छा गया। फिर वो सीमा लिन की तरफ देखकर मुस्कुराया। लगता है तुम्हें उस वक्त जिंदा छोड़ना सही फैसला था। इस बार तुमने हमारी ट्राइब पर महान एहसान किया है। ग्रेट किंग का एहसान ही मेरी जिंदगी है। मेरी जान भी इसी वफादारी के लिए है। सीमा लिन तुरंत झुक गया। किंग मुस्कुराया। इस बार तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा है। मांग लो जो मांगना चाहते हो। जो मेरे बस में होगा तुम्हें मिलेगा। सीमा लिन की आंखों में लालच नहीं, बल्कि पूरी तैयारी दिखी। ग्रेट किंग, मैं एक सच्चा डोंगहू आदमी बनना चाहता हूँ। अपनी खुद की एक ट्राइब और अपनी जमीन चाहता हूँ। ये सुनते ही डोंगहू किंग जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये इच्छा पूरी होगी। इस बार हम दक्षिण मार्च कर रहे हैं। तुम हमारे साथ चलोगे, हमारे वॉरियर्स को स्ट्रैटेजी दोगे। विजय के बाद मैं तुम्हें 10,000 लोगों का एक पूरा कबीला दूंगा। उस वक्त तुम एक असली डोंगहू योद्धा बन जाओगे। सीमा लिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं अपनी जान देकर भी ग्रेट किंग की सेवा करूंगा। तभी ग्रेट किंग, एक लंबा तनाव भरा योद्धा उठकर जोर से बोला, इस बार दक्षिण की सेना को मुझे कमांड करने दीजिए। कोई मुझसे ज्यादा काबिल नहीं। वो दूसरे जनरल्स तुरंत खड़े हो गए। हर बार तुम ही कमांड करते हो, इस बार हमारी बारी है। हाँ, हर एक्सपीडिशन में सब लूट तुम्हारा कबीला ही ले जाता है। इस बार हम लेंगे। एक पल में टेंट में हंगामा मच गया। अर्ज, तोड़फोड़, लड़ाई, डोंगहू वॉरियर्स का असली रंग। डोंगहू किंग इस हंगामे को मजे लेते हुए देखता रहा। फिर हाथ उठाया। चुप, ये मौका बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ लूट नहीं लूंगा, इस बार मैं यन की जमीन भी लूंगा। वो बाशियोंग, 2 लाख सेना जमा करो, दक्षिण मार्च करो। जो दिखे ले लो, जो मिले उठा लो। सीधा सा नियम है। मुझे सब कुछ चाहिए। 2 महान डोंगहू जनरल्स झुककर बोले, आप निश्चिंत रहें ग्रेट किंग, हम उन कमजोर यन लोगों को चुन चुन कर मिटा देंगे। ग्रेट किंग, सीमा लिन फिर बोला,
यन स्टेट अब संकट में है, लेकिन हमें किन से सावधान रहना होगा। उनकी फौज कमजोर नहीं होती। वो तुरंत हंस के बोला, किन? हुआ शिया ट्राइब के लोग हमेशा कमजोर ही रहे हैं। अगर किन आर्मी सामने आ गई तो मैं उन्हें सच्चे डोंगू योद्धा का टेस्ट चखा दूंगा। लेकिन किंग ऑफ डोंगू ने हाथ उठाया। किन से हमारा कोई रिश्ता नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। हमारा टारगेट सिर्फ यन है, बस यन का सामान, उनकी जमीन, उनके लोग। पर हाँ, अगर किन आर्मी हमारी राह में आई तो उनका भी अंत कर देंगे। किंग की आंखों में ठंडी, खौफनाक चमक दिखाई दी। किन, उसके लिए कोई खतरा नहीं, उसका विश्वास टूटने नहीं वाला था।